और कहर लगातार बरप रहा है। कहीं आसमानी आफत अपना रौद्र रूप दिखा रही है, कहीं महामारी कहर बरपा रही है। और स्थिति यह कि सरकारें अब धीरे धीरे लॉकडाउन के लिए यू टर्न लेने लगी हैं, क्योंकि महामारी के मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। कहीं टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है तो कहीं सख्ती बरती जा रही है ताकि बढ़ते मामलों पर रोक लगाई जा सके। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले 5 राज्यों में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ये राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। इन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले अब तक सामने आए हैं। इन 5 राज्यों में कुल सर्वे के मुताबिक 7,90,968 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। भारत में कुल सामने आए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का 13.85% है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। हर रोज कोरोना बना रहा रिकॉर्ड। कोरोना के मामले देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 16 जुलाई से ही हर रोज 30,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। 16 जुलाई को 32,695, 17 जुलाई को 34,956, 18 जुलाई को 34,884, 19 जुलाई को 38,902, 20 जुलाई को 40,425, 21 जुलाई को 37,148 और 22 जुलाई को 37,724 मामले सामने आए। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र। यहां पर कुल मरीजों की संख्या का आंकड़ा 3,37,000 से अधिक है, जिसमें 12,556 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,87,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,37,000 से अधिक एक्टिव केस। वहीं तमिलनाडु में कुल मरीजों की संख्या 1,86,492 है, जिसमें 3,144 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,31,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 51,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,26,323 तक पहुंच गया है, जिसमें 3,719 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1,07,650 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 14,954 एक्टिव केस हैं। देश के कई राज्यों में अब धीरे धीरे राज्य सरकारें लॉकडाउन को लेकर यू टर्न लेने लगी हैं और इसी के चलते कई राज्यों में पहले की तरह संपूर्ण लॉकडाउन और लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ाया गया है। बंगाल में कड़े प्रतिबंध। पश्चिम बंगाल में इस महीने 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने गुरुवार, शनिवार और बुधवार यानी 23, 25 और 29 जुलाई को लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन शुक्रवार को छोड़ दिया है। इस वजह से बंगाल में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि शुक्रवार को लॉकडाउन में क्यों ढील दी गई। शुक्रवार और रविवार के काफी संख्या में लोगों को बाहर आने जाने से रोकने और हफ्ते के 4 कार्य दिवस सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। बंगाल सरकार का कहना है कि प्रदेश में गुरुवार और शनिवार को लॉकडाउन के दौरान सभी सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज किया जाएगा। बंगाल के गृह सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने लॉकडाउन की जानकारी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। बंदोपाध्याय ने यह भी कहा कि बंगाल में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। इसको लेकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी मांगी गई है। भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन 24 जुलाई की शाम से शुरू होकर 3 अगस्त की शाम तक जारी रहेगा। भोपाल में इस दौरान मेडिकल सेवा, सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कुछ अन्य जरूरी सेवाएं भी जरूरी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के बारे में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भोपाल में संक्रमण की दर को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया है। भोपाल से बाहर जाना और भोपाल से आने पर पाबंदी होगी। हालांकि प्रशासन ई पास जारी करेगा। कल प्रदेश में 54,897 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब तक प्रदेश में 16,54,651 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 54,897 का नंबर ये अपने आप में एक
नया बेंचमार्क था और हमारी लगातार कोशिश है कि हम टेस्टिंग की प्रक्रिया को हम तेज रखें और उसी क्रम में जनपदों में ये निर्देश दिए गए हैं कि हर जनपद में स्टैटिक बूथ बनाए जाएंगे जहां की लोग जिन्हें भी अपने में कोई लक्षण नज़र आए और वो अपनी इच्छानुसार जाकर के भी अपनी जांच करवा सकेंगे। वहाँ एंटीजन टेस्ट भी उपलब्ध होगा। अगर उनके में कोई लक्षण देखा जाएगा, लक्षणात्मक होंगे तो एंटीजन से, और नहीं तो फिर उनके सैंपल ले लिया जाएगा और सैंपल की जांच फिर RT-PCR से करवाई जाएगी। तो सैंपलिंग को निरंतर तेज करने, उसकी गति को बढ़ाने, संख्या को बढ़ाने में हमारा पूरा ध्यान इस समय लगा हुआ है। मणिपुर में 14 दिन की शक्ति। मणिपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुरुवार 2 बजे से 14 दिन के लिए कर्फ्यू जैसी पाबंदियों का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने बुधवार को इसकी घोषणा की। एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग में पाबंदियों पर फैसला लिया गया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के बारे में कहा कि इस पर अभी कुछ और बोलना काफी जल्दबाजी होगी। हालांकि जिन लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अगर वे भी थाउबल जिले में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग एहतियात बरत रहे हैं, इसलिए सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं जो कोरोना महामारी का शिकार न हुआ हो। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,54,05,000 से अधिक संक्रमित मामले मिल चुके हैं। इनमें 93,72,098 ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,30,015 की मौत हो चुकी है। वहीं सरकारें इसके नियमों की पालना करने के लिए लोगों से लगातार अपील कर रही हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, NB न्यूज। और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जयपुर की राजनीति संकट के बीच सीएम गहलोत की जबरदस्त सक्रियता देखने को मिली है। राज्यपाल कलराज मिश्र से सीएम अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। राजनीतिक संकट के दौरान ये तीसरी मुलाकात की है। पहले मुलाकात कर सियासी संकट को लेकर जो है वो चर्चा कर चुके हैं सीएम गहलोत, और राजनीतिक संकट वहां पर लगातार गहराया हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र से इस वक्त ये मुलाकात जो है वो काफी अहम है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि सोमवार को शायद विधानसभा का एक सत्र बुलाया जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट को जो नोटिस जारी किया गया है उस पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई है। और इसी बीच जयपुर से जो है ये बड़ी खबर है। ऐसे में राज्यपाल कलराज मिश्र से सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात होना, और ये तीसरी मुलाकात है। और जयपुर से हमारे संवाददाता अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप अग्रवाल जी, क्या कुछ तमाम अपडेट है इस वक्त ये मुलाकात देर शाम? देखिए, बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से सियासी घमासान चला हुआ है लगातार राजस्थान में, और आज की हम बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके साफ साफ कह दिया, क्योंकि मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया है। पहली बात तो उन्होंने साफ ये अच्छी करी है कि उन्होंने कहा कि कोरोना के लिए लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन है और धन की कमी नहीं आने देंगे। प्रदेशवासियों को ये सौगात दी है कि कहीं पे भी कोई भी चिकित्सालय हो जहाँ पे कोरोना का अगर ट्रीटमेंट होता है तो वहाँ पे हम इसको पूरी निःशुल्क करवाएंगे, जो हमारी बन पड़ेगा। वहीं पे एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि जो निकल के आ रही है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा। और 102 विधायक की उन्होंने दावेदारी की है, 102 विधायक उनके खेमे में हैं। आज ये मतलब आपकी जानकारी के लिए बहुत बड़ा एक अहम सवाल है खड़ा हो चुका है राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे, लगातार जो अटकलें लगाई जाती थी राजस्थान की गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में गूंज उठी थी कि कहीं ना कहीं पायलट खेमा है वो सरकार गिराने की कयास कर रहा है, लगातार प्रयासरत भी है। और जो उनके बगावत के तेज हुए थे वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस बात को टाल दिया, उन्होंने फैसला देने से मना कर दिया, हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ऐसे में ये साफ हो गया है, मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मीडिया के सामने खुलकर जवाब दिया है कि 102 विधायक हमारे पास हैं और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में है। जी, जिस तरीके से संदीप ये देर रात मुलाकात, पहले जिस तरीके से राज्यपाल और जो बाकी मुलाकातें थी उनका दौर लगातार जारी रहा, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात होना, स्पीकर से इससे पहले बातचीत होना, और जिस तरीके से स्पीकर ने जो सियासी पेंच ना कहकर जिसे कानूनी लड़ाई को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन इस वक्त ये मुलाकात, कल सुनवाई होने वाली है। ऐसे में ये मुलाकात और चर्चाएं जारी हैं कि विधानसभा का सत्र हो सकता है। क्या समीकरण निकाले जाएं इसके?
बिल्कुल, देखो ये इस समय मुलाकात होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि पिछले दिनों जब विधानसभा में विधानसभा से पहले विधायक दल की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, जब बगावत शुरू हो चुकी थी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुरंत रवाना हो गए थे राज्यपाल के पास और उन्होंने नोटिस थमा दिया था। और जो आयोगों को पुष्टि करने के लिए सचिन पायलट को डिप्टी सीएम से पद हटाने के लिए, और जो विधायक जो थे उनके समर्थक भी थे जिन्होंने बगावत के सूर तेज किए थे, उनको भी हटाने के लिए वहां पे पहुंचे थे। उस समय भी ये बता दूं कि एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे सिस्टम अलग हो चुका था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में चर्चा हुई थी। आज भी अगर जैसे इस प्रकार से ये मुलाकात हुई है, तो ये भी कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में गूंज उठी है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है लगातार कयास में है। और मैं बताता हूँ आपको कि राजनीतिक जो है, बड़े बड़े राजनीतिक सूत्र हैं, उनके द्वारा ये भी सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चाह रहे हैं कि कैसे न कैसे डिप्टी सीएम वापस आ जाएं। आलाकमान जो सोनिया गांधी है वो भी लगातार उनके कॉन्टेक्ट में है, लेकिन ये बात साफ नहीं हो पा रही है। पिक्चर अभी बहुत बाकी है और पिक्चर साफ नहीं हो पा रही, क्योंकि जब मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, उनकी याचिका पर उन्होंने मना कर दिया, रोक लगा दी कि मैं जब तक सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हाईकोर्ट की याचिका, हाईकोर्ट में जो फैसला आएगा वो बाद में देखेंगे, हमारे सुप्रीम कोर्ट में फैसले के लिए आप अभी अवेलेबल नहीं हो। वहीं पे स्पीकर जो है सीपी जोशी ने साफ कहा है कि याचिका जो मैंने लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसको हाई कोर्ट में जो याचिका लगी है उसको वो याचिका जो है उसको निर्देश नहीं दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको याचिका नहीं दे सकता। और मैं स्पीकर हूँ विधानसभा का, तो मेरी भी कुछ अहमियत है, मेरी भी कुछ पावर है, और क्षेत्राधिकार से हाई कोर्ट बाहर है। तो ऐसा मैं बताता हूँ आपको, ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये सियासी सरगर्मियां हैं, देर रात तक मिलना, शाम के वक्त मिलना, या जो राज्यपाल है उनसे मिलना, तो बहुत बड़ी बात है मैं बता दूं। और जिस प्रकार से लगातार सियासी घटनाक्रम चला हुआ राजस्थान में, तो पूरी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है, नए नए कैच किए जा रहे हैं, राजनीतिज्ञ जो हैं वो लगातार नए नए दावे कर रहे हैं। और यहाँ तो बता दूं कि शर्तें भी लागू हो चुकी हैं, बाइट लागू हो चुकी है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच अभी राज्यपाल से मुलाकात की है, और इसी बीच ये बड़ी खबर जो थी जयपुर से इस वक्त की आई थी, तो एक तरफ जहां राजस्थान में सियासी बवंडर मचा हुआ है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी संग्राम चला हुआ है, साथ साथ में हाईकोर्ट में भी अब कल सुनवाई होने वाली है। कोरोना की महामारी को लेकर जो अशोक गहलोत हैं सीएम राजस्थान के, उन्होंने कहा था कि हमने तो विपक्ष को भी साथ लेकर इस पर सलाह मशवरा किया था और कोरोना को लड़ने के लिए हम सब एकजुट थे, लेकिन ये सियासत भाजपा ने की है। लेकिन कोरोना की बात करें तो जहां दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना का कहर बरपा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अब झारखंड सरकार ने कठोर फैसला ले लिया है और नतीजन बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलना लोगों को महंगा पड़ सकता है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की सजा जो हो सकती है। झारखंड में कोरोना के नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रमण रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों की उल्लंघना या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल जाना पड़ सकता है। हालांकि आज उल्लंघनकर्ताओं को रोकने के लिए सड़कों पर कोई चेकिंग नहीं देखी गई। राजधानी रांची की सड़क पर कई लोग बिना मास्क के देखे गए। दरअसल झारखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से अब सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब प्राइवेट हॉस्पिटलों और बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल अब आइसोलेशन वार्ड बनाने में किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले का रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड रिहायशी इलाकों में बनाया जा रहा है। इस वजह से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ रही है। रांची के स्टेशन रोड पर रहने वाले 200 परिवारों ने सरकार के फैसले का विरोध किया और कहा कि आइसोलेशन वार्ड कहीं और बनाया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में कुल मरीजों की संख्या 6485 है, जिसमें से 64 लोगों की मौत हो चुकी है।
अब तक 3024 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 3397 एक्टिव केस हैं। पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या में इजाफा भी हुआ है और जिसको लेकर राज्य सरकार चिंतित भी है। वहीं अब बिना मास्क किसी का निकलना उनको महंगा भी पड़ सकता है, जिसके लिए 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। एक तरफ महामारी ने सब चौपट किए हुए है और दूसरी ओर अब आसमानी बारिश भी अपना कहर बरपा रही है। असम में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ से 26 जिलों के 26 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं और बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 115 लोगों की जान चली गई है। असम में बाढ़ के हालात हर पल बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक कई लोगों की जान भी इसमें चली गई है। राज्य के 26 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 26 लाख से अधिक हो गई है। असम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के मुताबिक बारपेटा और बारबोर के और मोरीगांव के जिले मैरीगांव राजस्व क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अब तक राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से 115 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 99 लोग बाढ़ से संबंधित घटनाओं में मारे गए हैं। वहीं 26 ने भूस्खलन में अपनी जान गंवा दी है। प्राधिकरण ने कहा कि धमेजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, दरंगा, बक्सा, नालवारी, बारपेटा, चिरांग, बैगाम, कोकाझार, धुबरी और कोछार जैसे जिलों में 26.31 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ग्वालपाड़ा सबसे बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित जिला है, जिसके बाद बारपेटा और मेरीगांव प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राज्य में 80 नौकाओं की मदद से मंगलवार से अब तक 452 लोगों को सुरक्षित निकाला है। बाढ़ के संबंध में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि इसमें राज्य में 2525 गांव जलमग्न हैं और पूरे असम में 1,55,515.25 हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। प्राधिकरण के अनुसार अधिकारी 20 जिलों में 391 राहत शिविर और वितरण केंद्र चला रहे हैं, जहां 45,281 लोगों ने शरण ले रखी है। बताया गया है कि प्रभावित जनता को कुल 3,383.81 क्विंटल चावल, दाल और नमक, 606.1 लीटर सरसों का तेल बांटा गया है। इसके साथ ही तिरपाल, बच्चों के लिए खाद्य पदार्थ, मोमबत्ती, माचिस, मच्छरदानी, बिस्किट, साबुन, पेयजल, मवेशियों को चारा, मास्क आदि सेहत सामग्री भी वितरित की गई है। असम में ब्रह्मपुर, डिब्रूगढ़, धुबरी और ग्वालपाड़ा शहरों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जोरहाट में निमती घाट और सोनीतपुर जिले के तेजपुर में भी यही हाल है। वहीं सोनीतपुर के लोगों का कहना है कि खाने पीने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। क्या देख रहे हैं खुद से आप घर बनाता है, घर भास गया है। घर बस गया। हाँ। तो ये बांध पे आप लोग बनाइएगा? हाँ, कहाँ रहेगा, घरे बांधे पर ऊंच है ना, तो ये पर नहीं रहेगा। तो कौन कौन सा व्यवस्था सरकार की तरफ से कुछ हुआ है? कुछ नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं व्यवस्था है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। पन्नी भी नहीं है। पन्नी उन्हीं का खरीद के लाई है या कुछ नहीं लाए, अभी खखरते बटोरते कपड़ा टांगेगा। क्या नाम हुआ आपका? पानवती देवी। वहीं केंद्र असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए जल्द ही 346 करोड़ रुपए प्रारंभिक राशि के तौर पर जारी करेगा, जिसमें इस पूर्वोत्तर राज्य में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। ये जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। बयान में कहा गया है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में बाढ़ की स्थिति पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से विस्तृत चर्चा भी की है। इस दौरान उन्होंने इस फैसले से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जल्द ही 346 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करेगी। इसमें कहा गया है कि निचले असम में जिले में बाढ़ के मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र इस मामले को भूटान सरकार के साथ भी उठाएगा। मॉनसून के दौरान भूटान में बांधों के अतिरिक्त पानी छोड़ने से असम के साथ निचले जिलों खासकर बारपेटा, नलबाड़ी और कोकाझार के इलाकों में बाढ़ आ जाती है। वहीं कांग्रेस की ओर से राहत पैकेज न दिए जाने की बात कही जा रही है।
So you see, this is the responsibility, this is the sincerity of the BJP government to the flood problem of Assam. They are always treating stepmotherly treatment to our Assam. And recently you see this time, this Sonowal government is so incompetent to control the flood. You see, in the month of March, he declared that there are 450 numbers of weak embankment in Assam. And he declared that all these weak embankments will be repaired by 30th of April this year, but it did not work. Then there was 188 points breaches last year flood. That was not repaired. Then this under SDRF, there is 101 number of schemes sanctioned. Tender was allotted, work was allotted, but the government could start work only in 2 schemes. 99 schemes work they could not start. And under NABARD, Assam government got 42 numbers of schemes. But all these 42 numbers of schemes, 18 schemes tender they could not call. They could not invite tenders for 18 numbers of schemes. And whatever schemes they have after calling tender allotted, that also they could not start. So this is the position. This is the position of the BJP government towards the flood problem of Assam. It is an incompetent government, and the stepmotherly treatment of Modi government, simply giving tweet by expressing concern and simply making telephone call to the Chief Minister Assam inquiring about Assam flood problem. It will not solve the problem. It is not the sincerity. He should have given the money. This is not the begging. We Assam people are not beggars. We are not begging money to Modi. This is our constitutional right. Under federal structure, it is the responsibility of the center to help the state, to give the fund. But they have not given a single rupee. So we highly condemned it. And because of this weak Chief Minister, Sonowal is very incompetent. And because of that, he could not protest Modi. He could not ask Modi, Prime Minister, to release this fund. बाढ़ ने सैकड़ों गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। लोग बाढ़ से बचने की कोशिश में ऊंची जगहों का रुख कर रहे हैं। बच्चों को नावों के जरिए निकाला जा रहा है। गांवों में 8 फुट तक का पानी भरा है। बड़ी संख्या में आदिवासी और ग्रामीण नेशनल हाईवे के किनारे बने सरकारी फ्लड कैंप में आश्रय ले रहे हैं। गनीमत है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों की सरकारी मदद का इंतजाम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और आशा वर्कर लोगों तक पहुंच कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित गांवों के ज्यादातर लोग घर खाली करके जा चुके हैं। यहाँ गांव के ज्यादातर घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, क्योंकि बाढ़ यहाँ पर हर साल दस्तक देती है। ज्यादातर लोग तटवर्ती किनारों पर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग सामान की फिक्र में बैठे हैं। समस्तीपुर में बैठे लोगों का कहना है कि किसी किस्म की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सर पूरा पानी आ गया है। हम लोग 2-3 महीने से यहाँ पे बैठे हैं, कोई चीज का उपाय नहीं। पूरा बाढ़ में सब घर आर दहा गया है। अच्छा, क्या करते हैं? सर पहले तमिलनाडु में रहते थे, लॉकडाउन हो गया है। 2-3 महीना से बोरा उठाते वहाँ से भी पुलिस मार के भगा दिया। यहाँ हम लोग बैठे हैं, घर में पूरा पानी ढुक गया है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं? जी सर। खाना पीने का कैसे? खाने पीने का कोई उपाय नहीं। 2 भैंसें यहाँ पे ला के बांध दी है, और इसके बाद में क्या बताया आपको, कोई उपाय नहीं है। बच्चे भी हैं? हाँ 2 बच्चे हैं सर। कैसे खिलाएंगे उसको? कैसे खिलाएंगे, जो विधाता करेंगे वो होगा। हम लोग तो विधाते के ऊपर है ना। वो कुछ है? कुछ नहीं है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे। यही है जो हम लोगों को व्यवस्था नहीं है। घर डूब गया है, कहीं रहने का उपाय नहीं है, भोजन का भी कमी है, सब चीज बह गया है, खाने पीने का भी जुगाड़ नहीं है। माल जाल सब वही, गाय भैंसी सब वहीं पर है, जो कुछ भी है, बकरी तकरी सब वहीं पर है। अब जाते हैं किसी तरह उसको ऊपर करेंगे। नाव भी नहीं अभी तक आया है, इधर नाव भी नहीं आया है। पानी बढ़ रहा है? पानी बढ़ रहा है सर, पानी बहुत तेजी में है। इंसानों के साथ साथ जानवर भी कुदरत की मार झेल रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का ज्यादातर हिस्सा पानी में समा चुका है। कई गैंडा की यहाँ पर मौत हो चुकी है, और चिरांग जिले के कई गांवों पर पूरी तरह बाढ़ में डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज।
असम ही नहीं, बिहार में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई जगह दयनीय स्थिति पैदा हो गई है। जगह जगह बांध टूटे हुए और सैकड़ों गांवों में पानी घुसने से हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, लेकिन फिर भी सियासत गर्म है और इस आफत के मौसम में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है। 10 से अधिक जिले पानी में डूब चुके हैं और 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। बिहार में गंडक और कोसी सहित कई नदियों का जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ से भी गंभीर हालात बन गए। गंडक खतरे के निशान से पार कर गई है। नदी के भारी दबाव के कारण गंडक के तिलाबे और सिकरहना के रिंग बांध टूट गए हैं। उधर गोपालगंज के रिंग बांध में रिसाव से दहशत है। सारण तटबंध सहित तटबंधों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार नए इलाकों में पानी फैल रहा है। उधर कोसी तटबंध के अंदर बसे गांव में पानी घुस गया। इससे हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। कई जिलों के बीच सड़क संपर्क भंग हो चुका है। भोजन और पशुचारा का संकट बढ़ गया है। सैकड़ों घर ध्वस्त हो चुके हैं। इसी बीच बीते 24 घंटे के दौरान डूबने से 10 लोगों की मौत हुई है। पूर्वी चंपारण के सिकरहना और तिलावे नदी रिंग बांध टूटने से सुगोली और बंजारिया प्रखंडों के गांवों में भी पानी फैल गया है। रक्सौल के आदमपुर प्रखंड में बखरी और कैरिया पंचायतों को जोड़ने वाली पुलिया बाढ़ से ध्वस्त हो गई है। आदमपुर प्रखंड के झिझकहटिया गांव स्थित विद्यालय, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिला के अरेराज और नवादा गांव में बाढ़ के कारण स्थिति बिगड़ गई है। यहां बाढ़ के दौरान छतों पर शरण लिए लोगों को नाव से ऊंचे स्थान पर ले जाया गया। बिहार के 10 जिलों में करीब 6.36 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है और 18,612 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 10 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, सुपैल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और खगड़िया जिले के 55 प्रखंडों के 282 पंचायतों के करीब 6.36 आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई। वहां से सुरक्षित निकाले गए 18,612 लोग 10 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बागमती नदी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर और सीतापुर, कमला बलान मधुबनी, लाल बाकिया, पूर्वी चंपारण, अधबारा, सीतामढ़ी और पूर्णिया जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि जुलाई महीने में भारी बारिश के बावजूद सभी तटबंध सुरक्षित हैं और तकनीकी के उपयोग और विभाग की अतिरिक्त सतर्कता के कारण तटबंध पर उत्पन्न खतरों को समय पर रहते टाला जा सकता है। बिहार में बाढ़ के खतरे के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 21 टीमों को राज्य के विभिन्न संवेदनशील जिलों में तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के कमांडो विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की मांग पर एनडीआरएफ की 21 टीमों को प्रदेश के 12 जिलों में तैनात किया गया है। मानसून जो भारत में इस बार का जो पूर्वानुमान आया है उसमें मानसून को नॉर्मल से अबव माना गया है, इसलिए बारिश अच्छी खासी होगी और उसके संकेत ऑलरेडी मिल चुके हैं ज़्यादातर इलाकों में। उसी के अनुरूप बाढ़ की स्थिति भी बन रही है और एनडीआरएफ का जहां तक सवाल है, एनडीआरएफ की टीमें लगभग 122 टीमें 20 राज्यों में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी हैं। लेकिन 20 राज्यों में एहतियातन राज्यों से परामर्श कर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। लेकिन अभी जो स्थिति जहां सेंसिटिव बनी हुई है वो ज़्यादातर बिहार और असम की स्थिति कही जाएगी, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और वहाँ हम लोगों ने असम में 16 टीमें और बिहार में 21 टीमों को तैनात किया है और लगातार राहत और बचाव का काम वहाँ हो रहा है। असम में इवैक्यूएशन काफ़ी हुआ है। असम में लगभग 30,000 से ज़्यादा या अभी 40,000 तक इवैक्यूएशन हुआ है और वहाँ पानी का जो प्रेजेंस है वो स्टैग्नेशन वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा है। 33 में से लगभग 26 से 30 जिले किसी न किसी तरह से अफेक्टेड हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो असम में वाइड स्प्रेड है, पानी का जो स्टैग्नेशन है, ठहरना है। और बिहार में ज़्यादातर 8 से 10 जिले जो उत्तरी बिहार के हैं वो अफेक्टेड हैं और
इन्हीं सभी जिलों में, चाहे असम हो चाहे बिहार के ज़िले हों, इन सभी जिलों में राहत और बचाव का काम बदस्तूर जारी है। और ये थोड़ा सा मुझे लगता है, इस बार का अंदेशा ऐसा लगता है कि इसमें ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पानी का ठहराव रहेगा, काफ़ी दिनों तक रहेगा। तो हो सकता है सप्ताह 10 दिन और उससे ज़्यादा आगे तक एनडीआरएफ की टीमें वहाँ तैनात रहें और काम करें। इसी बीच बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने दरभंगा और मधुबनी जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तेजस्वी ने संवाददाताओं से कहा कि यह सरकार की जिम्मेवारी है कि बाढ़ पीड़ितों के आवास और भोजन की व्यवस्था करे और बाढ़ के कारण हुए उनके नुकसान को देखते हुए उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। टेंट लगा करके जो लोग हैं, गरीब लोग, वो रह रहे हैं। प्रशासन के नाम पे यहाँ नीतीश कुमार जी ने सहयोग के नाम पे, आपदा के नाम पे कोई काम नहीं किया है। यहाँ गरीबों को जो है खाने का ठिकाना नहीं है, इसलिए उनका पेट भरने के लिए हम लोगों के पार्टी द्वारा जो है उनको पूरी और सब्जी जो है वो खिलाने का काम कर रहे हैं। और ये स्थिति जो है तकरीबन ये तस्वीर जो है पूरे बिहार में आपको देखने को मिलेगा। मतलब नीतीश कुमार जी अदृश्य हो चुके हैं। कोविड-19 हो, बाढ़ हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बद से बदतर स्थिति जो है वो हो चुकी है। ऑलरेडी पहले से अगर आप देखें तो पूरा लोग ऐसे ही रह रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। हम आज जा रहे थे, पता चला तो लोग भूखे हैं और इनको जो है खाने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि बड़ा घर बार डूब गया। ये तो ऑलरेडी जो है प्रशासन को इनको जो है कैंप बना करके रखना चाहिए था, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग। अब आप बताइए यहाँ जो लोग रह रहे हैं, पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। हमने जब देखा ये स्थिति है तब जो लोगों का शिकायत था कि भाई खाने को कुछ नहीं है, सब कुछ रह गया, तो जो है इनको खाने का कम से कम पहले पेट भरने का काम किया गया। अगर नहीं किया जाता ये तो भूखे मर जाएंगे। वहीं बिहार के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि जिनके माता पिता के राज में 90 करोड़ रुपए का बाढ़ राहत घोटाला हुआ हो, वे कुछ बाढ़ पीड़ितों को एक वक्त का भोजन कराते हुए फोटो खिंचवाकर राज के पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील ने ट्वीट कर तेजस्वी पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि कैग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें खुलासा किया गया है कि बिहार को केंद्र सरकार से मिली बाढ़ सहायता की 90 करोड़ की राशि का फर्जीवाड़ा कैसे हुआ था। बिहार में बाढ़ से लोगों का जनजीवन प्रभावित है, लेकिन नदियां उफान पर हैं। उत्तर बिहार के साथ कोसी और सीमांचल में बाढ़ की समस्या गहरा रही है। पूर्वी बिहार की स्थिति फिलहाल सामान्य है। सुपौल के कोसी तटबंध के कई बिंदुओं पर कोसी का दबाव बना हुआ है। बीते 24 घंटे के दौरान डूबने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। सुपौल के एक किसान सहित पश्चिमी चंपारण में 3 सीवर और सीतामढ़ी में 2 और मधुबनी और बेगूसराय में एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हुई है। लेकिन कुदरत अपना कहर बरपा रही है और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो आपने देखा कि एक तरफ महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या का आंकड़ा 12 लाख से पार कर गया है और दूसरी ओर बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होगा, किस तरह ये कुदरत का कहर थमेगा जो लगातार बरप रहा है। एएनबी न्यूज़ आप देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।